तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासिंग में। तो बच्चों आज हम वैद्युत चालन का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आइए बच्चों बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है बहुत ध्यान से इनको समझते हैं। बच्चों यहाँ देखिए पहला प्रश्न कह रहा है क्या, किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है। किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो कुछ बच्चे खोज रहे होंगे सर जी वह प्रश्न कहाँ है जो कहते हैं क्या, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे बहुत ध्यान से तो उसको आप मिनटों में कुछ ही मिनट में सॉल्व कर लेंगे, जिसको आपने बहुत लॉन्ग प्रोसीजर से याद किया होगा। अगर आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो जरूर इन दोनों प्रश्नों को आप समझिएगा, फिर इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग देखेंगे अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आइए बच्चों पहला प्रश्न समझते हैं। कह रहा क्या बच्चों, किसी धातु के, ध्यान से समझेंगे, कह रहा किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है। बच्चों इतना प्रश्न समझेंगे। कह रहा किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है, यानी जो धातु होता है उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस धातु में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे तात्पर्य क्या है, वह होते क्या हैं। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। कोई भी अगर हमारे पास धातु है, कोई भी हमारे पास धातु है तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह उसके नाभिक से, यानी उसके नाभिक से दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं बच्चों, बंधे होते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक हमारे पास एटम है, कोई मान लीजिए धातु है और यहाँ इसका जो है नाभिक है न्यूक्लियस, जिसमें कौन है, प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन। चलिए न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन्स की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चलिए लिख दें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेगा, बाहर चक्कर लगाएगा इस तरह से। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो जब आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटॉन्स जो होते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पे कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, वह क्या, न्यूट्रॉन जो आपका होता है वह उदासीन होता है। जो इसके करीब होंगे उस पर ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा, तो इस कंडीशन में यहाँ ध्यान से समझेंगे आप लोग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ज़्यादा बल से खींचेगा, थोड़ा दूर है तो थोड़ा कम बल से खींचेगा, और दूर है तो थोड़ा और कम बल से खींचेगा। इसी प्रकार से जब हम बाहरी कक्षाओं में जाएंगे, इस धातु के बाहरी कक्षाओं में जाएंगे तो देखेंगे क्या बच्चों, हम देखेंगे जो सबसे बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इस प्रोटॉन्स द्वारा जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का वह बहुत कम होगा। वह क्या होगा, बहुत कम होगा। और जब बहुत कम होगा बच्चों तो इनको थोड़ा सा अगर हीट मिल जाए, थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो तुरंत यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी कक्षा को छोड़ देंगे और अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे धातु में अनियमित वेग से चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, यानी अपने कक्षा से क्या हो जाएंगे बच्चों, फ्री हो जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। तो इन्हीं जो हमारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है जो इस पूरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं बच्चों, इन्हीं को कहते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या यह बात समझ में आया। यानी हम कह सकते हैं क्या डेफिनेशन में, किसी धातु के बाहरी कक्षाओं में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हम क्या देंगे, किसी धातु के सबसे बाहरी कक्षाओं में, सबसे बाहरी कक्षाओं में उपस्थित, सबसे बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा
आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? कम होता है। जैसे ही धातु को थोड़ी ऊर्जा दी जाती है, तो जैसे कोई भी धातु है, ऊर्जा कैसे, अगर फ्रिक्शन भी करा दिए, रगड़ यानी घर्षण करा दिए तो भी थोड़ा सा एनर्जी होगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक होगा, तुरंत बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही धातु को थोड़ी ऊर्जा दी जाती है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर पूरे धातु में चक्कर लगाने लगते हैं। पूरे धातु में क्या करने लगते हैं बच्चों? चक्कर लगाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? पूरे धातु में चक्कर लगाने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया बच्चों? इतिहास तो बहुत लॉन्ग हो गया, आप फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे। जब किसी कोई धातु होता है तो धातु के बाहरी कक्षाओं में उपस्थित, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल कम होता है। क्या होता है बच्चों? कम होता है। जैसे धातु को थोड़ी ऊर्जा दी जाती है या जब धातु कहीं से थोड़ा सा एनर्जी पाता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर पूरे धातु में क्या करने लगते हैं बच्चों? चक्कर लगाने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर क्या कहते हैं? चालन इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है? तो यही तात्पर्य है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही धातुओं में धारा प्रवाह का कार्य करते हैं। जो इनका मेन मतलब होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो भी धातु में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में क्या होती है बच्चों? धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में धारा का क्या होता है बच्चों? प्रवाह होता है। अगर यह इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे धातु में तो हमारे जो धातु होंगे उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब बच्चों आगे। कह रहा क्या? किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंध स्थापित कीजिए। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह अनियमित वेग से क्या करते हैं? पूरे धातु में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब इसको हम किसी चीज से कनेक्ट कर देते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र इसको देते हैं, जब ताकि इसमें कुछ करंट फ्लो हो सके, तो उस कंडीशन में कह रहा है जो धारा प्रवाहित होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनका जो अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग होता क्या बच्चों? तो यहाँ आप लोग देख सकते होंगे अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, तो अभी इसको जान लेंगे। उसमें हमें रिलेशन दर्शाना है। तो क्या संबंध है, तो इसको हम मिटाते हैं बच्चों। हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मिटाते हैं। तो आई होप आप लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप लोग समझे होंगे। तो अब थोड़ा सा हम संबंध देख लेते हैं कि संबंध होता क्या है। तो यहाँ देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा, बच्चों किसी चालक में जो प्रवाहित धारा होता है, ध्यान से समझेंगे, कहेंगे क्या? चालक में प्रवाहित धारा, तो बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। चालक में प्रवाहित धारा हो जाएगा I बराबर Q/T। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आवेश का क्वांटीकरण आप लगा देंगे तो Q बराबर आपको मिल जाएगा NI
अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों टी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर बच्चों पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से डिराइव कराया है। यहाँ एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए बच्चों कोई हमारे पास चालक है, मान लीजिए इस तरह से क्या बच्चों कोई चालक है और इस चालक का जो क्षेत्रफल है बच्चों वह मान ले रहे हैं क्षेत्रफल ए है, और इस क्षेत्रफल से जो है प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और उन इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं जो वेग है उनका अपवाह वेग वह क्या है vd है। ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लिया एक चालक है और इस चालक का जो क्षेत्रफल है वह a है, और एक सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग है वह क्या है बच्चों vd है। तो एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बच्चों, एक सेकंड में क्षेत्रफल ए से एक सेकंड में क्षेत्रफल ए से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक बार फिर से हम लिखते हैं, क्षेत्रफल ए से एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ ध्यान देंगे क्षेत्रफल ए से एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो यह हो जाएगी हमारी NaVd। इस पॉइंट को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा NaVd। क्लियर है बच्चों। तो क्षेत्रफल ए से t सेकंड में प्रवाहित जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, अगर हम 2 सेकंड कहें तो ये 2 से गुणा, 3 सेकंड कहेंगे 3 से गुणा, 4 से सेकंड कहेंगे तो 4 से गुणा। यहाँ बात हो रहा है t सेकंड का, तो t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा बच्चों NaVd इंटू क्या हो जाएगा t। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, I बराबर n कितने इलेक्ट्रॉन्स है NaVd इंटू टी। कहेंगे सर जी n यहाँ पे n क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं NaVd इंटू क्या है t, और इंटू यहाँ पे क्या है बच्चों e भी है, तो बट्टे क्या हो जाएंगे t, तो t से t कैंसिल, तो I बराबर हो जाएगा NeAVd। यह संबंध हो जाएगा बच्चों किसमें, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे। हमने क्या कहा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q अपॉन T हम जानते हैं। यहाँ Q बराबर अब इसके क्वांटिकरण से I बराबर Q बराबर क्या हो गया NE, तो I बराबर NE अपॉन T इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। ठीक है बच्चों। अब हमने कल्पना की एक चालक है जिसमें एक सेकंड में n इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, जिसका अनुगमन वेग क्या है Vd है। तो क्षेत्रफल ए से एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी NaVd। तो t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख दी है NaVd इंटू टी, पूरा वैल्यू हो गया। n की जगह n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो पूरा n की जगह बिना वैल्यू रख दिए इंटू ई बटे क्या है टी, टी से टी कैंसिल, हमें मिल गया बच्चों क्या I बराबर NeAVd। और यही संबंध हो गया किसमें बच्चों, यहाँ संबंध हो गया क्या, ध्यान से समझेंगे, धारा और अनुगमन वेग में। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न समझ में आया है तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। यानी बच्चे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता क्या है, और कह रहा अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब सर जी, मतलब ध्यान से समझेंगे बच्चों, अनुगमन वेग यानी Vd और वोल्टेज यानी V में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। अभी तक बच्चों हमने जो रिलेशन देखा हुआ Vd और J में देखा, यानी अनुगमन वेग धारा घनत्व में, धारा और अनुगमन वेग में देखा। लेकिन यहाँ जो रिलेशन पूछा बच्चों, वह पूछा अनुगमन वेग यानी Vd अपवाह वेग जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किसमें बच्चों, पोटेंशियल यानी विभवांतर में पूछा है। क्लियर है। आइए समझते हैं बच्चों। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग होते क्या हैं, उसके बाद इस रिलेशन पे पहुंचेंगे। तो नोटिस करेंगे बच्चों, यहाँ डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से लिख दिया, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है बच्चों डेफिनेशन, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। मतलब क्या सर जी, मतलब अगर बच्चों ध्यान देंगे थोड़ा सा,
जैसे मान लीजिए वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इस वायर को किसी बैटरी से क्या कर देंगे बच्चों, कनेक्ट कर देंगे, तो कह रहा क्या, बैटरी का जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वह इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। यानी इस चालक में, इस वायर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो चालक का काम करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को या बैटरी का जो विभवांतर है, बैटरी का विभवांतर, वह बच्चों क्या कह रहा, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। तो सर जी करता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जब हम इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कह रहा बल्कि, क्या कह रहा है बच्चों, बल्कि तार के लंबाई के दिशा में, यानी जो तार का लेंथ है इसी की लंबाई के दिशा में, या जो इसका डायरेक्शन है, चाहे इधर से कहिए चाहे इधर से, की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर। कहाँ बच्चों, उच्च विभव वाले सिरे की ओर। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट किए तो जो लंबाई है बच्चों इस वायर का, इसी की दिशा में, जिस तरफ वोल्टेज हाई वोल्टेज होगा उस दिशा में, उस सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग क्या कर दे पाता है बच्चों, एक सूक्ष्म नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है। मतलब सर जी, मतलब जब हम इस वायर को बैटरी से कनेक्ट किए करंट फ्लो करने के लिए, तो बैटरी का जो विभवांतर है, वह विभवांतर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो है उच्च वोल्टेज नहीं दे पाया। वह क्या किया, इसको एक सूक्ष्म, इसमें जो प्रवाही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक बहुत सूक्ष्म वेग, कितना, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाया। और इसको इस बैटरी के इस तार का जब बैटरी से कनेक्ट किए तो देखा किधर वोल्टेज ज्यादा है, उन इलेक्ट्रॉनों को उधर क्या कर दिया बच्चों, त्वरित कर सूक्ष्म नियत वेग नहीं दे पाता है, और उसको क्या कर दिया, उस सिरे की ओर क्या कर दिया, भेज दिया इतना वेग देकर, कह रहा जो उनके उष्मीय वेग पर आधारित होता है। यानी जो उसके उष्मीय वेग होते हैं, जो भी धातु होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर कुछ उष्मीय वेग होता है, जिसके कारण वह अनियमित वेग से उसमें क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को, यानी यह जो नियत सूक्ष्म वेग है जिसने बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को दिया, इसी वेग को क्या कहते हैं बच्चों, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मतलब के दिशा में गति करना, यानी हाई वोल्टेज के डायरेक्शन में गति करने लगेंगे। अपवाह वेग मतलब बच्चों, एक कहते हैं अपवाह उड़ गया, तो ये बैटरी सोच लिया हमने बहुत ज़्यादा उसको वेग दे दिया, नहीं, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड बहुत कम है बच्चों, 0.001 इतना है, तो यह लगभग न के बराबर है, मतलब बहुत कम। तो इसी को कह दे, इसलिए यह वेग बहुत कम है, झूठा अफवाह ही उड़ा, इसलिए इस वेग को कह देते हैं अपवाह वेग। क्लियर है बच्चों, तो यह बात आपको समझ में आया होगा। हम अथवा करके एक डेफिनेशन लिखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है बच्चों, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी चालक में जो उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एक निश्चित वेग कितना, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करने लगते हैं। जो भी जब हम बैटरी से अभी क्या किए, बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज क्या किया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया। तो यही चीज़ ये भी तो कह रहा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यानी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। इस वेग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं, या फिर अपवाह वेग। इसको बच्चों दर्शाते हैं वी, डी स्मॉल वी, और जस्ट इसी के नीचे डी यानी पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, अपवाह वेग होता क्या है। तो अब हम चलते हैं बच्चों इस रिलेशन पे, यह रिलेशन क्या कह रहा। तो बच्चों आपका अपवाह वेग का डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आप तो इसको याद रख सकते हैं या फिर इसको याद रख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। अब इस रिलेशन पे चलते हैं बच्चों, यह रिलेशन वास्तव में है क्या, और इस रिलेशन को बहुत ध्यान से समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं यह रिलेशन है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें रिलेशन बच्चों किसके किसके मध्य देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान ले रहे हैं हमारे पास एक चालक है, एक इस तरह से क्या बच्चों, एक चालक है, कोई तार मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों, यानी इसका जो एरिया है, मान लो ऐसे चालक है तो देख सकते हो यहाँ इसका कुछ एरिया है, ऐसे एरिया है कि नहीं है, एरिया दिख रहा होगा, यही एरिया पूरे जगह होगा, यह एरिया मान ले रहे हैं क्षेत्रफल कितना है, ए है। ध्यान से समझेंगे बच्चों। और मान ले रहे हैं इस चालक में
मान ले रहे हैं इस चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों वह कितनी है, n है। ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह कितनी है बच्चों, n है। फिर समझेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इनका अनुगमन वेग जो है वह बच्चों कितना है, vd है। यानी इनका अनुगमन वेग कितना है बच्चों, vd है। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। एरिया मान लिए n, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है मान लिए n, एरिया ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इन इलेक्ट्रॉनों की जो अनुगमन वेग होगा जिसके वेग से गति करेंगे वह कितना है बच्चों, vd। और मान ले रहे हैं इस चालक की जो लंबाई है वह कितनी है बच्चों, l है। समझेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ दिखा दे रहे हैं। लंबाई l है और इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर है बच्चों इस चालक के सिरों के मध्य मान ले रहे हैं कितना है, v है। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब नोटिस करेंगे, हमने माना इस चालक में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या वह n है और इनका वेग कितना है, vd है और इनके संख्या कितना है, n है। तो हम कह सकते हैं इस एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा होगी बच्चों वह धारा कितनी होगी, I बराबर NE/AVD होगी। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? यह पॉइंट समझ में आया होगा। इस क्षेत्रफल से बच्चों n इलेक्ट्रॉन्स vd वेग से जब गति करके गुजरेंगे तो कितनी धारा प्रवाहित होगी इस चालक में, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, I बराबर NE/AVD। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान देंगे, सेकंड पॉइंट एकदम ध्यान से समझेंगे। अब मान ले रहे हैं, कहेंगे क्या, चूंकि चालक की लंबाई l तथा सिरों के मध्य या जो सिरा है इनके मध्य विभवांतर v है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, सिरा है जो यह क्या है, n। यह पॉइंट नोटिस कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n था और इनका वेग क्या था, vd था। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देंगे, चालक की लंबाई l तथा सिरों के मध्य विभवांतर v है, तब वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह कितना होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं E बराबर कितना हो जाएगा, V/L। क्लियर है बच्चों? मान लीजिए इसको सेकंड इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान देंगे बच्चों, जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉन, जब हम जानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस आवेश पर बच्चों एक बल लगता है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, कितना लगता है, या बराबर QE। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो हम कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनों पर, पूरा पॉइंट लिख रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल कितना होगा बच्चों, यह बराबर हम जानते हैं क्या होता है, QE। लेकिन सर जी यहाँ पे Q कौन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यह बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यह बराबर Q के जगह हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल E। इक्वेशन मान लिए हम थर्ड। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब नोटिस करेंगे बच्चों, जब इसे ध्यान से समझेंगे, धारा I बराबर NE/AVD क्लियर है। जब चालक की लंबाई L है, विभवांतर V है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान हो गया E बराबर V/L। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई चार्ज गति करता है उस पर बल लगता है, या बराबर QE। यहाँ चार्ज कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, तो यह बराबर हो गया E इंटू कैपिटल E। अब ध्यान देंगे, यहाँ अगर हम समीकरण 2 व 3 से कहें तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो 2 व 3 से जब कहेंगे बच्चों, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं तो आप कहेंगे सर जी कुछ नीचे दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है पूरे क्लियर तरीके से, कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान देंगे बच्चों, आगे यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड से अगर हम कहें तो सेकंड और थर्ड से कहें तो E का मान यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे E का मान रखेंगे बच्चों हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो F बराबर हमें मिलेगा कितना, ध्यान देंगे F बराबर E इंटू V के जगह E के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, V/L। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी F बराबर हो जाएगा बच्चों EV/L। कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे सर जी, तो ध्यान देना। अब यहाँ नोटिस करिए, जब इस इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ बल लगने लगा, जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों में कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा सर जी। यदि मान लें,
इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्रव्यमान m हो तो F बराबर क्या कह सकते हैं बच्चों? F बराबर हम कह सकते हैं सर जी m i, F बराबर क्या कह सकते हैं m i, और बराबर क्या मिलेगा EV/L। बिल्कुल सर जी मिलेगा। तो अगर यहाँ से हम कहें A बराबर, तो A बराबर क्या होगा EV/m/L। समीकरण मान ले रहे हैं कितना था 3, इसको मान लेना समीकरण 4। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। क्लियर है बच्चों? अगर यहाँ तक समझ में आए बच्चों तो हम इन प्रश्न को मिटाते हैं और उसके बाद आगे छोटे से कुछ पॉइंट रह गए हैं उनको हम समझते हैं। बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपको। कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे अब आगे हम क्या कहेंगे, ध्यान देंगे। आगे हम क्या कहेंगे, त्वरण इतना हो गया। अब बच्चों हम त्वरण की परिभाषा क्या जानते हैं? चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे बच्चों अगर हम कहें, यदि डेफिनेशन क्या होता है सर जी जानते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। हाँ बिल्कुल यही होता है त्वरण बराबर। तो अगर हम कहते हैं बच्चों यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत आवर्तकाल टाउ हो, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत आवर्तकाल जो है बच्चों का कितना है, टाउ हो, तो क्या होगा, इसी को बच्चों श्रांतिकाल, सॉरी यहाँ आवर्तकाल हम नहीं कहेंगे, श्रांतिकाल ही कह दे रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर में कई बार यह डेफिनेशन पूछ लिया है श्रांतिकाल होता क्या है। तो बच्चों श्रांतिकाल होता है जब चालक में इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो धनायनों से बार बार टकराते हैं। दो धनायनों से बार बार टकराने पर दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है, मान लीजिए एक चालक है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक चालक है और इस चालक में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ धनायन से टकराया, फिर यहाँ से चला, यहाँ धनायन से टकराया। तो क्रमागत धनायनों से टकराने में जो समय लगता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। तो यदि मान लें चालक में इलेक्ट्रॉन का औसत श्रांतिकाल टाउ हो, तो बच्चों ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ए बराबर होता है क्या लिखें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन यहाँ क्या होगा, अनुगमन वेग वी डी है, तो वह वेग को हम कह दे रहे हैं वी डी, और यहाँ पे श्रांतिकाल यानी समय की जगह कौन है बच्चों, टाउ है, तो कह दे रहे हैं टाउ। इसको मान ले रहे हैं समीकरण 5। अब देख सकते हैं समीकरण 4 और 5 को, समीकरण 4 और 5 को, यानी अगर हम कह दें इक्वेशन 4 व 5 से, तो इक्वेशन 4 और 5 से हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। जैसे ही 4 और 5 को इक्वल करेंगे तो मिलेगा वी डी अपान टाउ इज इक्वल टू ई वी अपान एम एल। क्लियर है बच्चों? ए का मान ए भी, ए का मान ए भी, तो यह वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर वी डी अपान टाउ इज इक्वल टू ई वी अपान एम एल। यानी वी डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई वी अपान एम एल इंटू क्या हो जाएगा, टाउ। वी डी बराबर ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते होंगे बच्चों, यहाँ आपका अनुगमन वेग है और यहाँ क्या है बच्चों, वोल्टेज यानी विभवांतर है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो बच्चों यह है आपका संबंध हो गया अनुगमन वेग और विद्युत विभवांतर के मध्य क्या हो गया बच्चों, संबंध हो गया। इसको ऐसे भी जानते हैं अनुगमन वेग, विभवांतर तथा श्रांति काल में संबंध, ऐसे भी इसको पॉइंट को जानते हैं बच्चों। क्या ध्यान से सुनेंगे, प्रवाह वेग, विभवांतर तथा श्रांति काल में संबंध, इस संबंध से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझेंगे आप लोग। हमने क्या किया, एक चालक लिया है जिसमें माना इसका जो एकांक क्षेत्रफल है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह ए है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है, और इनका अनुगमन वेग कितना है बच्चों, वी डी है, और इनके सिरों के मध्य विभवांतर वी है, और इसकी लंबाई जो है वह कितना है, एल है। तो हम जानते हैं जैसे हमने यह सारा डाटा पाया तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी, यानी जो इस क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित होगा इतना धारा प्रवाहित होगा। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब चूंकि चालक में की लंबाई एल है और मध्य उनके सिरों के मध्य विभवांतर वी है, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र भी होगा, वह कितना होगा, ई बराबर वी अपान एल। क्लियर है? इस वैद्युत क्षेत्र के कारण हम जानते हैं जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश क्या करता है, गति करता है बच्चों, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है, वह कितना होता है, तो यह बराबर क्यू ई। यह बराबर क्यू, यहाँ आवेश कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया ई इंटू ई। यहाँ समीकरण 3 और 2 को देखें तो ई बराबर यह वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, तो हम वैल्यू रख दिए, हमें मिल गया ई वी अपान एल।
देख सकते हैं ई के जगह क्या रख दिए बच्चों, वी अपॉन एल, तो हो गया ई वी अपॉन एल। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम मान लें यम, तो यह बराबर क्या जानते हैं बच्चों, यम ए, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, इस वजह से हम कह सकते हैं क्या बच्चों, यह बराबर यम ए। क्लियर है। यहाँ से अगर बच्चों हम ए ज्ञात करना चाहें तो यम गुणे में थे कहाँ भेज दिए, बटे में इक्वेशन मान लिए 5। अब ध्यान देंगे, हमने कहा यदि चालक में इलेक्ट्रॉन का औसत श्रांति काल क्या हो, टी हो। श्रांति काल क्या होता है बच्चों, तो श्रांति काल किसी चालक में दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, श्रांति काल, या क्या होता है, टाउ। तो हमने यहाँ त्वरण के डेफिनेशन से देखा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ वेग कौन है, यहाँ अनुगमन वेग है वी डी, डेल्टा टी समय के जगह कौन है, श्रांति काल है यानी टाउ। तो यहाँ हमने मान लिया 5, तो देखा ए का मान ए भी, ए का मान ए भी, तो दोनों 4 और 5 को इक्वल कर दिया, तो वी डी बराबर हमें मिल गया ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो यह रिलेशन हो गया बच्चों अनुगमन वेग विभवांतर तथा श्रांति काल में, या फिर कह सकते हैं अनुगमन वेग तथा विभवांतर के मध्य संबंध। क्लियर है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति पर, और बहुत ध्यान से उस प्रश्न को भी समझते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम लोग एक प्रश्न और लिए हैं दीर्घ उत्तरिका, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है आप लोग देख सकते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो इस डेफिनेशन को आपने जस्ट अभी इसके पिछले प्रश्न में लिखा। फिर कह रहा बच्चों अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए। आइए समझते हैं बच्चों इस पॉइंट को। तो ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न में कह दिया ओम के अपवाह अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो बच्चों आप लोग को हम बता दें, तो अभी तक हमने देखा एक चालक लिया था, इसके जस्ट पहला वाला प्रश्न, उसमें क्या किया बच्चों, एक चालक लिया है, लंबाई लिया है, उसका वोल्टेज माना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो है हम लोग अनुगमन वेग माने हैं। तो हमें मिल गया बच्चों आई बराबर एन ई ए वी डी, जिसको हमने मान लिया इक्वेशन क्या, फर्स्ट। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। फिगर वही रहेगा जो यहाँ पे बनाए थे, ठीक है ना। आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों हम क्या माने हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लिए हैं ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिए हैं एन, इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग मान लिया वह क्या मान लिया बच्चों, वी डी। तब यहाँ से जो प्रवाहित करंट है बच्चों, और लेंथ इसका मैं वोल्टेज मान लिया इनके मध्य वी, तथा इनका लेंथ मान लिया है कितना बच्चों, यल। तो इस एरिया से प्रवाहित जो धारा होगी वह कितनी हो जाएगी बच्चों, एन ई ए वी डी, क्योंकि यहाँ से कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब बच्चों कुछ बच्चों बहुत लॉन्ग प्रूविंग पढ़े होंगे इसका, तो अगर लॉन्ग प्रूविंग आप करना चाहते हैं तो यहाँ के बाद आपने जो रिलेशन पाया है बच्चों, किसमें रिलेशन पाया है बच्चों, तो आपने रिलेशन पाया है अपवाह वेग तथा विभव व श्रांति काल में संबंध। तो आपने यह जो रिलेशन पाया है, क्या पाया है, वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। आप इस रिलेशन को, इसका जस्ट पिछला वाला प्रश्न है, आप चाहें यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मानने को उसको पूरा रिपीट कर सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, और आप इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं, या आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिए उस चालक के आधार पर जो डाटा आपने माना है, और उसके बाद कह सकते हैं अपवाह वेग तथा विभव व श्रांति काल में संबंध कितना होता है, वी डी बराबर वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, इक्वेशन मान लिए सेकंड। आई होप दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आप बच्चों लॉन्ग समझना चाहते हैं तो इसका पहला वाला प्रश्न है जो शुरू से छापे हो यहाँ तक नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन फर्स्ट माने हो वहां पर भी, और यहाँ तक आए हो तो इसको माने, जो भी इक्वेशन माने होगे उसके बाद कह दोगे इस इक्वेशन से और फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ तो हमने इसको सेकंड मान लिया, तो हम कह देंगे बच्चों समीकरण 1 व
2 से। अगर आप लॉन्ग डिराइवेशन करना चाहते हैं इसका, तो हमने आपको बार बार कह रहे हैं इसके जस्ट पिछला प्रश्न शुरू से यहाँ तक आप आ जाइए। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने ही थे, इसको जो भी इक्वेशन आप मान रहे हैं उसको मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से मान को क्या करिए बच्चों, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए VD की जगह पे। देख सकते हैं अगर आप यहाँ से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे ही यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, कह देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो VD की जगह पे बच्चों यह वैल्यू आप रख सकते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, I बराबर NEA, BD की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, EV अपान ML इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ। ED अपान ML इंटू क्या हो जाएगा, टाउ। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब नोटिस करेंगे थोड़ा सा बच्चों, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान देंगे, तो आपको मिलेगा I बराबर NEE हो जाएंगे E स्क्वायर, और यहाँ टाउ को रहने दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ ए, यानी स्क्वायर टाउ ए अपान क्या हो जाएगा बच्चों, ML, यानी E स्क्वायर टाउ ए अपान ML इंटू क्या है यहाँ पे, इंटू है V। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब ध्यान देंगे बच्चों थोड़ा सा, यहाँ V गुणे में कहाँ जाएंगे, बटे में, तो आप लिख सकते हैं I अपान V बराबर NE स्क्वायर टाउ ए अपान ML। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, क्या ध्यान देंगे सर जी, तो ध्यान देना, हम R बराबर जो पढ़े हैं बच्चों, उनका नियम वह क्या होता है, R बराबर V अपान I होता है। तो यहाँ I अपान V है, तो अंश और हर को बदल दीजिए, तो हो जाएगा V बटे I बराबर, यहाँ हो जाएगा ML अपान NE स्क्वायर टाउ ए हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यह वास्तव में है क्या, यह सभी राशि नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी बदलेगा नहीं, जो चालक ले लिए उसका लंबाई कभी बदलेगा नहीं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही रहेंगे, चेंज होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदलेगा, उनका क्रांति काल नहीं बदलेगा, और यह एरिया नहीं बदलेगा, यानी सारे वैल्यू आपके नियत हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, नियत लिख सकते हैं। और यही क्या कहता है, ओम का नियम यही कहता है V अपान I इज इक्वल टू क्या, नियत, जो किसके बराबर होता है बच्चों, R के बराबर होता है। V अपान I बराबर क्या होता है, नियत। क्या आपको यह बात समझ में आया, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही क्या है बच्चों, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। इसी में आप परेशान रहते हैं सर जी कैसे डिराइव करें, बहुत लॉन्ग हो गया। अरे बताएं ना, इसके जस्ट पहला वाला अगर वह नहीं समझ में 100% समझ में आया होगा, पूरा डिराइवेशन कीजिए। नहीं आपको पूरा एकदम डिराइव करना है तो इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ओम का नियम प्रूव कर देंगे। किसके आधार पर बच्चों, अनुगमन वेग के आधार पर। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर यह सभी प्रश्न समझ में आए हैं बच्चों, यह क्लास आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से कोई ना कोई दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों से भी, ताकि चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। धन्यवाद।